हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर स्वागत है आपका वाई एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं योगेश अग्रवाल आज आपको इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल कुछ नीट के बारे में बताना चाहता हूं। ये एक्चुअली हमारे बच्चों की तरफ से डिमांड आने वाली है कि सर काफ़ी कुछ पता है हर चीज एग्ज़ाम के बारे में, लेकिन नीट के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें कुछ हमें बताएं, तो उनके लिए ये वीडियो हमने बना रखा है। अच्छा, आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम कर लीजिए कि आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे सारे वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम आते रहें। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को फटाफट इसको शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक हमने उठाया है नीट के बारे में, कि बच्चे बहुत सारे हैं, कुछ सामाजिक चेंज पता किस तरीके से आए वाला है कि आज की डेट में 80% बच्चे नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और सिर्फ 20% स्टूडेंट ही आईआईटी या इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं। तो ये रेशियो हो जाने की वजह से, ये देखिए, ये रेशियो एकदम एग्जैक्ट रेशियो होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हम जनरली अपने आसपास जो देख रहे हैं वो ये रेशियो है, राइट। तो इसमें क्या है, बच्चों ने क्या पूछा, एक तो कि नीट के बारे में सब कुछ बताइए, कैसा होता है क्या नहीं। और दूसरा, एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये, इफ नॉट सेलेक्टेड इन नीट तो क्या, देन क्वेश्चन मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों की तरफ से कि अगर हम नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो हमारे पास दूसरे कौन से ऑप्शंस हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं इसके बारे में। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में कवर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले नीट के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, नीट का जो एग्ज़ाम होता है ये हर साल 12th के बाद होता है। 12th अपीयरिंग स्टूडेंट इसको दे सकते हैं, 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स। लेकिन उसकी अट है, उसकी एक क्या कहते हैं इसको, एक क्राइटेरिया है कि 12th अपीयरिंग दे तो लिया, लेकिन उनके 12th में पास होना जरूरी है। 12th पास होना जरूरी है। और वो 12th पास भी कैसे होना है कि जनरल स्टूडेंट जो होते हैं, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, जनरल कैटेगरी के, उनको कम से कम 50% मार्क्स लाने चाहिए 12th में। और बाकी जो SC ST OBC या अदर रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आने वाले जो स्टूडेंट हैं वो लगभग 40% मार्क्स तो कम से कम आने ही चाहिए। किसी का 40, किसी का 45%। तो आप ऐसा माने चलो कि 50% तो कम से कम आपको 12th में आने ही चाहिए। उसके अलावा फिर आपको नीट में क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। नीट की जो कॉमन मेरिट लिस्ट होती है, CML कॉमन मेरिट लिस्ट, उसमें भी क्वालिफाई होना इम्पोर्टेंट है। ये जो एग्ज़ाम होता है ये बेसिकली बायोलॉजी के एस्पायरेंट्स के लिए है। आप समझ सकते हो जिनके पास PCB ये 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में भी 2 ब्रांचेज होती हैं, आपको पता होगा, जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। तो एग्जाम का जो पैटर्न है वो इसी प्रकार का है। हर एक के 45 क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, 45 क्वेश्चंस जूलॉजी के और 45 क्वेश्चंस बॉटनी के। इस तरह से टोटल 180 क्वेश्चंस आपको इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस एग्जाम में सारे क्वेश्चंस MCQ टाइप के होते हैं, लेकिन इनमें नेगेटिव मार्किंग का भी एक क्राइटेरिया रखा जाता है। यानी आपको करेक्ट आंसर पर +4 मिलते हैं, और रॉन्ग आंसर अगर आपने कोई दिया, रॉन्ग आंसर, तो उसको आपको -1 अवॉर्ड किए जाते हैं। तो ये इसको भी आपने ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ, बेटा कुछ भी हो जाए, आपको ना जो श्योर है वही क्वेश्चन करने चाहिए। इफ यू आर नॉट श्योर, इफ यू आर इन डाउट, कई बार बच्चे लालच कर जाते हैं, क्या एक क्वेश्चन अगर सही हो गया तो +4 मिल जाएंगे। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि वो अगर रॉन्ग हो गया तो आपने जो कुछ भी अर्न किया है करेक्ट करके, उसमें से भी माइनस होने वाला है। तो इस स्कीम के तहत ये एग्जाम होता है नीट का। अब नीट में
देखा जाए ये तो पैटर्न और आपका जो एलिजिबिलिटी है वो है। एक एलिजिबिलिटी और है जो बच्चों ने अक्सर क्वेश्चन में पूछा है, वो क्या है देखिए कि एक आपकी एज क्या होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए। तो उसका भी आपको एक आइडिया दे दूं, एज आपकी होनी चाहिए 17 टू 25 ईयर्स। यानी आप 17 ईयर से अगर कम है तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते, और अगर आपकी एज 25 ईयर से ज्यादा है तो भी ये एग्जाम नहीं दे सकेंगे। तो मोटा मोटी ये 8 ईयर्स का स्पान है आपके पास जिसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें, वैसे तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कहते हैं कि अनलिमिटेड होते हैं इसके, अनलिमिटेड। लेकिन चूंकि अगर एज क्राइटेरिया है अनलिमिटेड, तो एज क्राइटेरिया के हिसाब से देखा जाए तो ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिट में आ गए। 8 अटेम्प्ट्स पॉसिबल लगते हैं मेरे को, 8 अटेम्प्ट्स। तो ये दोनों को भी आपने ध्यान में रखना है। अनलिमिटेड सब तभी है जब आप 17 से 25 के बीच में है। तो कितने मैक्सिमम अटेम्प्ट हो सकते हैं ये आप देख लीजिए, राइट। फिर आगे चलते हैं। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये सब बातें तो क्लियर हो गई होंगी। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और कितने बच्चे इसमें बैठते हैं वो और देख लेते हैं। देखिए इसका एक हमारे पास डेटा है कि टोटल स्टूडेंट्स जो अपेयर होते हैं, टोटल स्टूडेंट्स, दीज आर मोर देन 17 lakhs, मोर देन 17 lakhs। 17 लाख से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम में आजकल अपेयर हो रहे हैं, पिछले साल का अगर डेटा के हिसाब से बात करें तो ये आईआईटी में एग्जाम जितने देते हैं 11-12 लाख बच्चे, उससे काफी ज्यादा हो चुका है। तो फिर इस हिसाब से कंपटीशन तो बढ़ गया है। लेकिन आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो कंपटीशन है ना 17 लाख बच्चों का, इसमें से सीरियस स्टूडेंट ज्यादा नहीं होते। इसमें से मैं अगर आपको अपने दिल की बात कहूं तो 17 लाख में से लगभग 4 या 5 लाख बच्चे ही सीरियस इसको देते हैं। तो आप बहुत बड़ी नंबर को देख के डरना नहीं है। दूसरा, नंबर ऑफ सीट कितनी है, तो देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो सीट्स है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो वो लगभग 42,000 सीट्स होते हैं। 42,000 स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट सीट अगर मिलती है उनको। यानी वो नीट में अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो 42,000 स्टूडेंट्स को इसमें एडमिशन मिलता है। और अगर मान लो हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज को मिला लें, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो या फिर दूसरे जो अपने कॉलेजेस हैं अदर कॉलेजेस को मिला लें, तो लगभग ये 79,000 सीट्स हैं जो टोटल मिला के, ये सब इसको मिला के हैं, ऑल इंक्लूडिंग ये भी इसके अंदर आ गए हैं, है ना, 42,000 भी इसके अंदर है। सब मिला के ओवरऑल 79,000 सीट्स हैं जो फॉर एमबीबीएस एस्पायरेंट्स के लिए, या एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है, फॉर एमबीबीएस एडमिशन, राइट। तो 79,000 सीट्स हैं। लेकिन बहुत बार जो हम मूल प्रश्न लेके चल रहे हैं ना, इफ नॉट सेलेक्टेड नीट देन व्हाट, तो अभी भी आपके और भी सिलेक्शन का इसमें क्राइटेरिया है। जैसे अदर चीजें क्या क्या है देखिए, अदर्स, इसके अलावा एमबीबीएस के अलावा अगर देखें तो हमारे पास बीडीएस, बीडीएस आपने नाम सुना ही होगा, ये डेंटल के लिए होता है, डेंटल। इसके अलावा होम्योपैथिक के होते हैं, होम्योपैथी। इसके अलावा आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक। इसके अलावा यूनानी के बारे में भी आपने सुना होगा, यूनानी, यूनानी। तो ये सब भी अलग अलग इनके सीट्स हैं। होम्योपैथिक में अगर अपन देखें तो लगभग मेरे पास इसका डेटा है, होम्योपैथी में 52,000 सीट्स हैं, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक यूनानी मिला के, इन सब में मिला के। सिर्फ डेंटल में देखें तो लगभग बीडीएस में यानी डेंटल के लिए 25,000 सीट्स हैं। ये अप्रोक्सीमेटली फिगर लिख रहे हैं हम सारे के सारे, तो आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा जो आपने पशु चिकित्सक या वेटरनरी डॉक्टर्स के बारे में देखा होगा, तो उसके बारे में भी हमारे पास 500 के करीब सीट्स होती हैं, 500 सीट्स फॉर वेटरनरी डॉक्टर्स, राइट। तो ये सभी अपार्ट फ्रॉम 79,000 है। तो समझो लगभग 80,000 ये और ये 80,000 सब मिला के
तो लगभग 1,60,000 इस टाइप के अलग अलग डॉक्टर्स आप बन सकते हैं, राइट। तो ये रही टोटल नंबर ऑफ सीट्स। तो आप समझ ही गए होंगे लगभग 1.5 लाख, अगर 1,60,000 सीट्स हैं सपोज, और बच्चे जो सीरियस बच्चे हैं 17 लाख में से वो 5 लाख हैं, 5 लाख, 1,60,000 से ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, 1.5 लाख से ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, तो फिर कंपटीशन थोड़ा सा कम है। बस मेन चीज ये है कि आप एमबीबीएस में सिलेक्शन अगर चाहते हैं तो आपको फर्स्ट 80,000 या 79,000 सीट्स में ही अपना स्थान बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये सब सीट्स के बारे में हो गया पूरा। इसके अलावा अगर कुछ बच्चों का जो मूल प्रश्न वही, इफ नॉट सेलेक्टेड इन नीट तो हम क्या करें और क्या ऑप्शंस हैं, तो वो मैं आपको और समझा देता हूँ थोड़ा। अच्छा, एक आपने मेडिकल कॉलेज में के नाम सुने होंगे, एएफएमसी का नाम सुना होगा आपको, आपने एएफएमसी मतलब आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस। तो वहाँ पे भी बहुत ही प्रेस्टिजियस माने जाते हैं ये कॉलेज, लेकिन इनमें भी सिलेक्शन थ्रू नीट ही होता है, थ्रू। तो आप सब बातें समझते रहिए अच्छे से, क्योंकि ये सभी चीज़ों के जानने के बाद आपका माइंड क्लियर हो जाता है कि एक्चुअली में आपने नीट में क्या क्या करना है, करेक्ट। तो एएफएमसी के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो उसका सिलेक्शन थ्रू नीट ही है। वैसे तो आपने एम्स के बारे में भी सुना होगा, लेकिन एम्स के एग्जाम अलग होते हैं, नीट के थ्रू उसके सिलेक्शन नहीं होते हैं, इसलिए एम्स के ऊपर हम एक वीडियो अलग से बनाने वाले हैं। सब हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो वो सब वीडियो आपको मिलने ही वाले हैं आगे। तो अदर ऑप्शंस क्या है देखा जाए तो, अदर ऑप्शंस इफ नॉट सेलेक्टेड इन नीट, तो आप बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी और उसके बाद एमएससी ये कर सकते हो। और इसमें आपने नाम सुने होंगे बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा आपने सुना होगा बायो केमिस्ट्री, फिर माइक्रोबायोलॉजी, उसके अलावा आपने फॉरेंसिक के बारे में सुना होगा, फिजियोथेरेपी के बारे में सुना होगा। तो ये सब भी ऑप्शंस हैं जिनमें आप बीएससी और उसके बाद मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री करके अपने करियर को शेप दे सकते हो। इसके अलावा आपने पैथोलॉजी के बारे में भी सुना होगा, यानी बी फार्म और डी फार्म के बारे में, डी फार्म फार्मेसी और बी फार्मेसी के बारे में भी सुना होगा, उसमें भी अपना करियर आप कर सकते हो। पैथोलॉजी भी उसके साथ साथ चलता है। पैथोलॉजी टेक्नीशियंस के बारे में आप जानते होंगे, डिफरेंट ब्लड टेस्ट और बाकी पूरे बॉडी के टेस्ट, डिफरेंट टाइप की जो टेस्टिंग है ये सब पैथोलॉजिस्ट लोग ही करते हैं, तो वो आप कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आजकल एक कोर्स बहुत चल गया है जिसमें नाम है बीएससी नर्सिंग। जितने भी हॉस्पिटल होते हैं वो बगैर नर्सिंग स्टाफ के कभी काम नहीं कर सकते, अकेले डॉक्टर सब कुछ नहीं कर सकते। और बहुत सी जगह तो एक्सपीरियंस होने के साथ ये नर्सिंग स्टाफ जो है ना वो डॉक्टर की तरह ही काम करने लगते हैं। तो ये बीएससी नर्सिंग का भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, यानी आपको एम्प्लॉयमेंट देने की बात अगर सोचें तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है बीएससी नर्सिंग का। तो ये सभी कैरियर आप नीट में सेलेक्ट, अगर एमबीबीएस में नहीं हो गए, नीट के थ्रू सिलेक्शन नहीं हो गया, तो ये डिफरेंट कैरियर भी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बच्चों बहुत कुछ है करने के लिए, लाइफ इज वेरी शॉर्ट, बहुत कुछ है दुनिया में, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, अपनी पूरी ताकत से अपने एग्जाम को दीजिए और जैसा भी हो उसके बाद डिफरेंट ऑप्शंस हर फील्ड में होते हैं। अब तक हमने कई वीडियो आईआईटी या इसके बारे में आप बनाए हुए हैं, लेकिन नीट के बारे में ये वीडियो से आपको आज क्लियर हो जाएगा कि नीट के फील्ड में भी, मेडिकल के फील्ड में भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप इन सबको ठीक से गेट कर सकते हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन की अगर बात करें, रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो है वो इसमें भी बराबर से होता है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया जनरल स्टूडेंट्स के लिए 51 या 50.5% सीट्स होती हैं, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 49.5% सीट्स होती हैं, ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 15% और 7.5% एसटी के लिए। तो ये सब क्राइटेरिया उसी तरीके से लागू है जैसे और डिफरेंट अदर गवर्नमेंट रिजर्वेशन होते हैं, वो सारे बेनिफिट्स इसके अंदर भी होते हैं स्टूडेंट्स। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ बेसिकली कि अगर आपका जब नीट आप दोगे तो उसके अंदर कितने % मार्क्स आते हैं या कितने मार्क्स आपके आने चाहिए,
पासिंग के हिसाब से, क्वालिफाई करने के हिसाब से, तो वो भी मैं क्लियर कर दूं, और कितने अटेम्प्ट आपको एक्चुअली में देने चाहिए। तो देखा जाए तो अगर आपका नीट में स्कोर है, स्कोर अगर आपका आता है 300, 350, इतने मार्क्स अगर आपके आते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये स्कोर ऐसा है जिससे ये साफ पता चल जाता है कि आप नीट के लिए नहीं बने। इसमें और जिद करना छोड़ दीजिए, मैं साफ साफ कहता हूँ कि नॉट फॉर यू। तो फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका ये, और आपके मार्क्स आ गए सिर्फ 300 से 350, तो आप दूसरा अटेम्प्ट देके अपने समय को नष्ट ना करें। वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिंदगी में चेंज कभी भी आ सकता है, आप और अच्छे मार्क्स ला सकते हो शायद, लेकिन क्या होता है कि एक ये वो स्कोर है जहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है बायोलॉजी में। तो ऐसे में अपन और ज्यादा उसको टाइम वेस्ट करें अपना, और ज्यादा एलोबरेट करें, इससे अच्छे दूसरे ऑप्शन जो बताए मैंने उसमें आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। एक तो ये बात हो गई। बट इफ फर्स्ट अटेम्प्ट इज 400 टू 450 मार्क्स अगर आपके आते हैं पहले अटेम्प्ट में, तो ठीक है, आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ, या आपको एमबीबीएस ही चाहिए, बीडीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, या फिर और कोई फिजियोथेरेपी वगैरह नहीं करना है, तो आप सेकंड अटेम्प्ट कर सकते हो। दीज आर द गुड मार्क्स, ये साफ बताते हैं कि आपके अंदर स्पार्क है, तो आप सेकंड अटेम्प्ट कीजिए, उसमें थोड़ा बहुत अपने आप को सुधारेंगे, तो अगर आप 500 के आसपास स्कोर ला सकते हैं, 500 प्लस स्कोर ला सकते हैं, और थर्ड अटेम्प्ट में आपका स्कोर आगे भी बढ़ सकता है, 550 से लेके 600 भी हो सकता है, उसके आगे गए तो बात ही कोई नहीं। तो ये सब आपने समझ लेना चाहिए। आपको सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट तभी अटेम्प्ट करना है जब आपके पहले अटेम्प्ट में 450 तक मार्क्स आते हैं। तो अगर आपके मार्क्स 300, 350 हैं, तो आप इसके लिए, मेरा सजेशन नहीं रहेगा कि आप उसको दूसरे अटेम्प्ट के लिए ट्राई करें। राइट? तो ये सब बातें अपने दिमाग में रखिए।